हेलो एवरीवन। मैं लास्ट क्लास को कुछ 30 सेकेंड्स में समराइज़ करूँगा। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ओम्स लॉ जो है वो स्टेट किया था कि इसने जॉर्ज सिमन ओम ने, और उसी के बिहाफ पे अब उसका नाम पड़ा था ओम्स लॉ। ठीक है ना। चलो, और इसमें ओम्स लॉ में उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होगा। जैसे कि आप बैटरी ले रहे हैं 5 वोल्ट्स की, तो इलेक्ट्रिक करंट कम रहेगा, लेकिन क्योंकि 5 वोल्ट्स पोटेंशियल कम है, अगर आप वहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा दें, अगर आप बैटरी लेते हैं 10 वोल्ट्स की, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर दिया। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड वहाँ पे अगर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट वेरिएबल अपने पास निकल के आएगा। वो जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस, है ना। अब चलिए, ये रेजिस्टेंस होता क्या है, अपन लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। और इसमें मैंने रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने देते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब व्हाट इज़ नॉन ओमिक कंडक्टर एंड व्हाट इज़ ओमिक कंडक्टर, तो अपन लोगों ने पढ़ा कि भाई, अपन लोगों ने बोला कि जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट आर ओमिक कंडक्टर्स, और वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं दैट आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर जो है उसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, एक स्ट्रेट ग्राफ शो करेगा। V आपका जो है एक्स एक्सिस पे रहेगा, I जो है वाई एक्सिस पे रहेगा, और वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैटर नहीं करता कि किसको कहाँ पे प्लेस करो। और नॉन ओमिक कंडक्टर जो है उसका एक कर्व्ड ग्राफ रहेगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि V जो है I के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो करंट के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है। बट इस ओम्स लॉ में एक कंडीशन गिवन थी, वो कंडीशन ये गिवन थी कि प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आप कुछ भी काम करो, अगर ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हो तो आपका जो टेम्परेचर है सर्किट का वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा दैट मीन्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से अपने पास एक नया टर्म निकल के आया, रेजिस्टेंस। और वो जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट भी होती है ओम। ओम क्यों होती है, क्योंकि ओम्स लॉ ने ही रेजिस्टेंस सबसे पहले बताया था, तो अपन ने उसकी एसआई यूनिट का नाम रखा है ओम। तो यहाँ से अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेजिस्टेंस? It is defined as the hindrance to the flow of current. What do you mean by the term hindrance? Hindrance मतलब होता है अपोजिशन, किसी भी चीज़ का अपोज करने को बोलते हैं hindrance। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, हमेशा अपोज करता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करता है। और रेजिस्टेंस सब जगह होता है, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, रहेगा ज़रूर। तो रेजिस्टेंस जो है सब जगह रहता है। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज़ डिफाइंड एज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है रेजिस्टेंस, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है, रेजिस्टेंस उसका अपोज करके उस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हीट एनर्जी के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बाहर निकल जाता है ना। अगर आप इसको फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। तो वहाँ से अपने पास रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकल के आ गया कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V अपॉन आई मतलब पोटेंशियल अपना हो गया वोल्ट्स और करंट हो गया एम्पियर। तो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट्स पर मीटर और ओम, डिनोटेड बाय ओम का सिंबल आप लोगों की स्क्रीन पे है। चलो, रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखो, कंडक्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने दे, दैट इज कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से रोके, दैट इज रेजिस्टेंस। तो अगर आपका कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस कम होगा।
लेकिन अगर आपका इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसुलेटर कभी भी करंट को फ्लो होने नहीं देता है और रेजिस्टेंस हमेशा करंट को फ्लो होने देता है। तो अगर आपका इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस हाई, और अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ईजिली फ्लो हो सकता है। तो वहाँ पे अपन ने एक डायग्राम भी बना दिया है कि हाउ रेजिस्टेंस अफेक्ट्स आर इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज़ हाई रेजिस्टेंस लो करंट और लो रेजिस्टेंस हाई करंट। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूँ और मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम भी दूंगा। उस 10 सेकेंड्स में आप अपना आंसर सोच लेना, 10 सेकेंड्स के बाद मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। सो माय क्वेश्चन अराइजेस कि अगर एक फ़ैन, अगर आप रेगुलेटर से फ़ैन को कंट्रोल कर रहे हो और वो फ़ैन को अगर आप 1 पे चला रहे हो, एंड वही सेम फ़ैन एट अ टाइम आप थोड़ी देर बाद उस फ़ैन को नंबर 5 पे चला रहे हो रेगुलेटर से, तो 1 पे फ़ैन बहुत धीरे चल रहा है, 5 पे फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ ज़्यादा कंडक्ट होगी, 1 पे या 5 पे? आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। सो अपने दिमाग में प्लीज़ आंसर सोच लीजिएगा। चलो, होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ, रेजिस्टेंस की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, फ़ैन को 1 या 5 पे चला पा रहे हैं। करेंट अगर आप 1 पे चलाओ या 5 पे चलाओ, करेंट आपका सेम लगेगा, 1 पे भी और 5 पे भी। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपके रेजिस्टेंस पे। जब आप 1, बहुत ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सब एकदम कंसंट्रेट होके वीडियो देखना। जब फैन 1 पे चलेगा तब आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो करंट फैन तक कम पहुंच पाएगा और बाकी का जो करंट है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो करंट जो है वो बहुत कम पहुंच पाया। जब अपन ने फ़ैन को 1 पे चलाया तो रेगुलेटर ने काम क्या किया, रेगुलेटर ने रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर दिया, जिसके कारण से जो करंट है वो मिनिमम हो गया और फ़ैन धीरे घूम रहा है। लेकिन करंट लग उतना ही रहा है क्यों, लेकिन फ़ैन तक नहीं पहुंच रहा, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अगर आपने अगर आपने फ़ैन को 5 पे चलाया तो 5 पे चलाने में हुआ क्या, जो आपका रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब जो आप करंट का अपोज कर रहे हो वो करंट का अपोज जो है मिनिमम हो जाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फैन तक पहुंच रहा है दैट विल बी मैक्सिमम। और अगर मैक्सिमम करंट पहुंचेगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। फ़ैन की हाईएस्ट स्पीड जितने में वो घूम सकता है, जितने पोटेंशियल की उसकी मोटर होगी, वो उस पर वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस को मिनिमम कर रहे हो तो करंट मैक्सिमम हो रहा है, और अगर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर रहे हो तो करंट जो है वो मिनिमम हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट का जो अपोज करता है दैट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अभी मैं रेजिस्टेंस, सर अभी तो आपने बोला कि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप रेगुलेटर के थ्रू करंट जो है वो रेजिस्टेंस चेंज करते जा रहे हो, करंट को कंट्रोल करते जा रहे हो, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट कैसे हुआ, मैं आप लोगों को उस पर भी आऊँगा, वो टॉपिक भी मैं आपको समझाऊँगा। बस आप अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट का जो भी अपोज करेगा वो क्या है, रेजिस्टेंस। और अपोज करने के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को फ़ैन का, कि फ़ैन अगर आप 1 पे चला रहे हो, मतलब 1 पे जब चला रहे हो तो करंट जो है वो मैक्सिमम है, और रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, करंट एकदम मिनिमम हो जाएगा, जिसके कारण से फ़ैन बहुत धीरे चलेगा और बाकी का जो करंट है हीट एनर्जी में के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। 5 पे जब चला रहे हो मतलब आपने रेजिस्टेंस क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया, रेजिस्टेंस मिनिमम, तो आपने करंट मैक्सिमम फ़ैन तक पहुंच रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में करंट कम कन्वर्ट होगा, तो फ़ैन जो है मैक्सिमम वर्क डन अपना कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर हाई रेजिस्टेंस देन करंट विल बी लो, और लो रेजिस्टेंस देन करंट विल बी हाई। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स भी रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, सो नाउ वील स्टडी फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस।
What are the factors? First factor is resistance is directly proportional to length. Equation number 1 आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही है, आप लोग देख सकते हैं. R is directly proportional to length. Equation number 1. R is inversely proportional to area of cross section. 1 upon area of cross section लिखा है ना, मतलब it is inversely proportional. तो R is inversely proportional to area of cross section of the conductor. That is equation number 2. ठीक है, चलो. चलो, now we'll study factors affecting resistance. एंड मैंने आप लोगों को बोला कि R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section of the conductor. ठीक है, समझना. मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज कर दूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली आपके पास एक पेन है ना, वो पेन की लेंथ है 1 मीटर. अभी जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो 1 मीटर के अलोंग लग रहा है. ठीक है, 1 मीटर, पूरे 1 मीटर पे रेजिस्टेंस लग रहा है. लेकिन अगर आपने उस पेन की लेंथ को कर दिया 2 मीटर, तो अब रेजिस्टेंस किस पे लगेगा, 2 मीटर पे लगेगा, है ना. तो रेजिस्टेंस 1 मीटर पे कम लग रहा था, लेकिन आपने लेंथ 2 मीटर कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 2 मीटर के अलोंग लग रहा है. अब मैंने उस पेन की लेंथ कर दी 5 मीटर, तो रेजिस्टेंस अब 5 मीटर के अलोंग लग रहा है. तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगी. उसके बाद मैंने पेन की लेंथ कर दी 10 मीटर. जब मैंने 10 मीटर करी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गया, है ना. तो जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है. आप देखिए, अगर आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस बहुत कम है, जिसके कारण से आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो थोड़ा कम लगेगा. लेकिन वहीं पे अगर आपको 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल जो है ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा. आपको और ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी जाना है, आपको पेट्रोल और ज़्यादा लगेगा, या आपका जो फ्यूल है वो और ज़्यादा लगेगा. सिमिलर पैटर्न में अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर लेंथ कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, और अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा. वहीं पे, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर? मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. डायग्राम में आप समझ पाएंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस बता पाए. थिकनेस मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा थिक है या वो ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा थिन है ना. तो मैंने क्या बोला कि कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की थिकनेस बता पाए, है ना. तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है, अगर वो मोटा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मिनिमम रहेगा, क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस बताता है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अगर बहुत कम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पतला चीज़ है, बहुत ज़्यादा पतली चीज़ है. लेकिन अगर आप ये देखें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है, मतलब वो बहुत मोटी चीज़ है. ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कम है तो रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा है. इसको भी आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक बहुत वाइड रोड है, वो बहुत वाइड रोड से व्हीकल्स कंटिन्यूसली मूव ऑन हो रही है, बहुत स्पीड में, बहुत ईजिली पास ऑन हो पा रही है. लेकिन उस वाइड ऑन रोड पे क्या किया, पुलिसमैन ने क्या किया, वहाँ पे बैरिगेड्स लगा दिए. जब पुलिसमैन ने वहाँ पे बैरिगेड्स लगाए ताकि वो चेकिंग कर सकें, तो वो पुलिसमैन ने जो बैरिगेड्स वहाँ पे लगाए हैं, वो बैरिगेड्स से उनने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड कम कर दिया. मतलब जो रोड जितनी वाइड थी, अब रोड उतनी वाइड नहीं बची, एक बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ से सब लोग जहाँ से सारी व्हीकल्स निकल सकती है. तो पुलिस जो है ईजिली सबको चेक करके कैच कर सकती है कि कौन लीगल तरीके से मूव कर रहा है, कौन इलीगल तरीके से मूव कर रहा है ना. तो उनने क्या किया, वहाँ पे जब बैरिगेड्स लगाए तो बैरिगेड्स लगाने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, जिसके कारण से व्हीकल के लिए रेजिस्टेंस बढ़ गया.
रेजिस्टेंस इज क्या, अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है और बैरिकेड्स जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने बैरिकेड्स लगा दिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट अब इजली फ्लो नहीं हो पा रहा और रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो गया। वहीं पे चेकिंग का टाइम ख़त्म हो गया, मैंने सारे बैरिकेड्स हटा दिए, पुलिसमैन ने सारी बैरिकेड्स हटा दिए, अगेन रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम। अब गाड़ी ईजिली निकल पा रही है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज़ जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तब आपका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो रहा है, क्योंकि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हो रहा है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजिली फ़्लो हो पा रहे हैं। लेकिन जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर को कम कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, क्योंकि चार्जेस को फ्लो करने की जगह ही नहीं मिल रही। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं एक आपस में इक्वेट करूँगा तो इक्वेशन 3 मेरे को मिलेगी। जो आपस में इक्वेट किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, क्योंकि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कुदरत का नियम है कि एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी ज़रूरी होती है, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट वैल्यू लगी, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू लगी है वो लगी है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, where constant rho is specific resistance of the conductor, or it is also known as resistivity. It is also known as resistivity। ठीक है, तो इसको आप रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और व्हाट इज रेजिस्टिविटी, बहुत ध्यान से समझना। कांस्टेंट टर्म निकल के आया है अपने पास, एक और क्या निकल के आया है, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो क्या होता है, कभी भी किसी भी मटेरियल में अगर कुछ चेंज आता है, कभी भी किसी भी मटेरियल में अगर कुछ चेंज आता है तो वो उस चेंज का क्या होता है, अपोज होता है। हमेशा उस चेंज का क्या होता है, अपोज होता है, और उस अपोजिशन को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो वेदर इट इज़ कंडक्टर और वेदर इट इज़ इंसुलेटर, है ना, को या तो कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, जब भी अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो उस मटेरियल में चेंज आएगा और वो मटेरियल उस चेंज का अपोज ज़रूर करेगा, खुद से कुछ ना कुछ अपोज ज़रूर करेगा, और वो जो अपोज करेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी। ऑब्वियसली कंडक्टर है तो अपोज कम करेगा, और अगर इंसुलेटर है तो अपोज ज़्यादा करेगा, लेकिन अपोज डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब आपका लेंथ अगर 1 मीटर है और एरिया भी आपका 1 मीटर स्क्वायर है, देन योर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। लेकिन रेजिस्टिविटी होता क्या है, जैसे कि आयरन है, तो आयरन करेंट का खुद से रेजिस्टेंस क्या होता है, अपन अलग से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रेगुलेटर लगा दिया था फैन में, तो मैंने रेजिस्टेंस को क्या किया, कंट्रोल कर लिया। लेकिन रेजिस्टिविटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई सा भी मटेरियल, बहुत ध्यान से समझना, कोई सा भी मटेरियल अगर खुद से कितना ज़्यादा करंट का अपोज कर पा रहा है, वो हो जाएगी उसकी रेजिस्टिविटी। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, और रो का सिंबल आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी क्या होता है कि खुद से कोई सा भी मटेरियल कितना ज़्यादा अपोज कर पा रहा है। मटेरियल अगर कम अपोज कर रहा है मतलब गुड कंडक्टर है, मटेरियल अगर इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है मतलब बैड कंडक्टर है ना। तो जैसे रबर हुआ, ग्लास हुआ, ये सब इंसुलेटर्स हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। वहीं पे अगर आप बात करते हैं किसकी, आयरन की या फिर अपना कॉपर की, इन सब की रेजिस्टिविटी बहुत कम रहेगी क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं। तो रेजिस्टेंस से क्या निकल के आया, अपने पास एक कांस्टेंट टर्म निकल के आया, वो क्या निकल के आया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है।
कंडक्टर है तो लो रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर है तो हाई रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये क्या होता है रेजिस्टिविटी, अभी अपन लोगों ने पढ़ा क्या होता है, L अपॉन ए, है ना। तो अगर L अपॉन ए होता है तो रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, ओम मीटर, क्योंकि अगर L अपॉन ए, यहाँ से अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें, है ना, तो आपका रेजिस्टिविटी की जो इक्वेशन, आपकी रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है क्या, सिर्फ ओम, है ना। इसने डेफिनेशन में भी बोला हुआ है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। चलो, एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर कम हीट एनर्जी इवॉल्व होगी मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है, आपका इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, अपोजिशन बहुत कम है। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, और अगर बहुत कम टेम्परेचर तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बहुत कम है। और लास्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। अपन लोग कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सिलेक्टेड मटेरियल्स की अगर अपन रेजिस्टिविटी देखें, जैसे कि सिल्वर है तो उसकी रेजिस्टिविटी हो गई 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस में है। अगर अब माइनस में है मतलब आप देखिए कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी कम होगी, सिल्वर की, कॉपर की, गोल्ड की, इनकी रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा कम होगी कि इनकी जो 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो -18 -17 मतलब माइनस कितनी ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा अच्छी कंडक्ट करेंगे। मतलब सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर एंड जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ईजिली कंडक्ट करता है। कॉपर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स। अपन जनरली कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर जो है थोड़ा कॉस्टली भी आता है एंड चोरी होने का भी उसका डर रहता है, लेकिन कॉपर जो है वो चीप भी रहता है और जनरली चोरी वगैरह भी नहीं होता। आप लेकिन अगर इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे तो जैसे रबर है, तो रबर की इंसुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 13 रहती है। तो यहाँ पे पावर जो है प्लस में आ गई, 10 टू द पावर 13 मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम कंडक्ट करेगा। वहीं पे अगर कॉपर की बात करूँ तो कॉपर की पावर 10 टू द पावर माइनस में है, तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो दीज आर सम रेजिस्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स जो कि आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में आप रेजिस्टिविटी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो ये है आपकी रेजिस्टिविटी टेबल, और इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। थोड़ा सा आइडिया मैं आपका इसको भी दे ही देता हूँ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि ओम्स लॉ में अपन लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट कैसे है वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेज में, दैट आर फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। मेजर टॉपिक नहीं है लेकिन ठीक है अपन पढ़ेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोग अपने नोट्स जो है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस तक कंप्लीट रखिए, बाकी मैं आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में भी दूंगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस वे में कंटिन्यू करते रहिए, बिकॉज अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये बहुत लंबा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो लंबा ब्रेक डाउन को अपन को बाद में बियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये आप लोगों की 10th क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस तक अपने नोट्स कंप्लीट करिए। नोट्स मैं आपको PDF फॉर्मेट में भी अभी सेंड कर दूंगा। थैंक यू।